नमस्कार मित्रों। यूपी टीजीटी साइंस 2022 का जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने, उसका एग्जाम जो होने वाला है 2025 में, उसकी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी हमारा पोर्शन चल रहा है और आधुनिक आवर्त सारणी में आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्व के बारे में। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एस ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी आपके सामने है, ये रहा आपका एस ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक और अच्छा, ब्लॉक के बारे में भी पहले थोड़ा बहुत बता देना जरूरी है। ठीक है, कि ब्लॉक्स होते क्या हैं, एक्चुअल में ब्लॉक क्या होते हैं। ब्लॉक का मतलब मैंने बताया था, अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि ब्लॉक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में, जिस सबशेल में जा रहा है, तो उसी को कह दिया जाता है कि वो उस ब्लॉक का तत्व है। मान लीजिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का एस सबशेल में जा रहा है, तो वो तत्व क्या होगा? एस ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है वो पी ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक ऐसे ऐसे एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, आवर्त सारणी में हम इनका पता देख लेते हैं कि कहां कहां पर है। एस ब्लॉक हमने बताया था, एस ब्लॉक कहां होता है? सबसे दाएं, सॉरी सबसे बाएं। यहां पर आप देखेंगे अगर, तो ये दोनों समूह मिला करके, पहला समूह और दूसरा समूह मिला करके क्या बन जाते हैं? एस ब्लॉक। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हीं तत्वों के गुणधर्मों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर के जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन पर भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इधर का हमारा पोर्शन हो गया ये 13 से 18 तक, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक, और बीच का जो पोर्शन है ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक पर आ जाते हैं बिना हम लोग समय व्यर्थ किए। ठीक, एस ब्लॉक में मैंने बताया था कि दो समूह हैं। पहला है आपका, ये देखिए येलो कलर से, हाइड्रोजन को अभी हम लोग थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन अपने आप में एक पूरा पोर्शन है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का जो तत्व तो है, लेकिन देखिए उसको एस ब्लॉक से थोड़ा सा अलग कलर से यहां पर जो है डिनोट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस ब्लॉक में रहने के बावजूद हाइड्रोजन कुछ अलग तरह के गुणधर्म दिखाता होगा। ठीक, यहां पर देखिए येलो कलर से लिखा हुआ है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्षारीय धातुएं। और ये जो ऑरेंज कलर का है, इसको क्या कहा गया है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, यही दोनों मिला करके क्या बनाते हैं? आपका एस ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। ये सारे के सारे तत्व, जिन तत्वों का भी मैंने नाम लिया है, वो एस ब्लॉक के तत्व हैं। तो एस ब्लॉक आवर्त सारणी में कहां होता है? सबसे बाएं होता है। ठीक है, इसमें दो समूह होते हैं। प्रथम समूह को क्षारीय धातुएं, द्वितीय समूह को, सेकंड ग्रुप को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और जाते हैं। ठीक है, पहले बताया गया है कि केमिस्ट्री है, अगर केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप जब भी आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखिए। ठीक है, और जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है तो उसको नोट करते चलिए, लास्ट में एट द एंड वही काम आएगा। ठीक, तो एस ब्लॉक में हम लोग प्रथम समूह देखते हैं। प्रथम समूह, प्रथम समूह के कुछ गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले अपने यहां पर आवर्त सारणी में देख लिया, सबसे बाएं होते हैं। यहां पर देखते हैं फर्स्ट जो हमारा था, जिसमें हमारा क्या था? हाइड्रोजन था, लिथियम था, बेरिलियम था, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। देखिए फ्रेंसियम के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंसियम हमारा क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ये हमारा किस तरह का तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व होने का मतलब क्या हो गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या हो गया? कि इनसे रेडिएशन निकलता है। इनका नाभिक क्या होता है? इनका नाभिक बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ही अस्थायी होता है, नाभिकीय अभिक्रियाएं करता है रासायनिक अभिक्रियाओं की जगह। ठीक, तो भाई रासायनिक अभिक्रिया करेगा नहीं, तो इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म हम लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। और ऊपर से भाई फ्रेंसियम है,
बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा इसके बारे में अध्ययन भी नहीं किया गया है। ठीक, हाइड्रोजन को अलग से पढ़ा जाएगा, हम लोग लिथियम से शुरू करते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी यह है कि भैया ये सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड, ठोस होते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मतलब सभी की सभी क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। सारे गुणधर्मों को नोट करते चलेगा, प्रश्न जो है इन्हीं से आएंगे। ठोस होने के साथ साथ भाई सीधी सी बात है, ये सब के सब क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। मेटल्स का मतलब क्या हो गया, ये सब के सब धातुएं होती हैं। तीसरा, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब इसको हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब है कि ये क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। अब ये विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मान लिया कि कोई भी तत्व है हमारा, कोई एक तत्व है, उस तत्व में क्या होता है, उसका एक परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी गति कर रहा है, बहुत सारी गति करता है। ठीक है, एक तो हमारा स्पिन करता है, ठीक, और दूसरा रोटेशन करता है। स्पिन मतलब अपने अक्ष पर भी घूमता है और अपने अक्ष के साथ साथ नाभिक के भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा सा बाहर है, बाहर कहने का मतलब नाभिक से थोड़ा सा दूर है, नाभिक इसके ऊपर एक बल लगाता है। ध्यान से समझते चलेगा, यहीं पर आपके बहुत सारे और कंसेप्ट जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो आगे जो आप अध्ययन करने वाली चीजें हैं आवर्त सारणी में ही, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही, उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है मान लीजिए कुछ, नाभिक अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अपना एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगा रहा है भाई, धन आवेश है, ऋण आवेश है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कहीं से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें तो क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या करेगा, और तेजी से चक्कर काटने लगेगा। अरे भाई आप कोई काम करते हैं और आपको अगर और ऊर्जा दे दिया तो वही काम आप क्या करेंगे, और ज्यादा एफिशिएंसी से, और ज्यादा क्षमता से करने लगेंगे कि नहीं। सेम चीज यहां पर होती है, इलेक्ट्रॉन को और ऊर्जा अगर कहीं से भी मिल जाए, वो ऊर्जा कहीं से भी मिल सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके चक्कर काटता रहेगा, और ऊर्जा बढ़ती रहेगी, चक्कर काटता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि नाभिक के द्वारा इस पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो उस पर विजय प्राप्त करेगा, उस पर ओवरकम कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक को छोड़ करके बाहर, सॉरी नाभिक को छोड़ करके नहीं, परमाणु को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु को छोड़ करके बाहर निकल गया, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल गया तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या एक बढ़ गई और पूरे परमाणु के ऊपर आ जाता है धन आवेश। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण किसी भी परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और हम एक चीज और यहां पर समझ सकते हैं कि एक बात बताइए, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से अगर दूर है, नाभिक से ज्यादा दूर है, तो उसको निकालना ज्यादा आसान हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा उसको निकालना उतना ही आसान होता है। ठीक, और आवर्त सारणी में अगर आप ध्यान देंगे, आवर्त सारणी में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जो बाएं के तत्व होते हैं, ठीक है, जो बाएं के तत्व होते हैं, बाएं साइड में जितने भी तत्व होते हैं उनका परमाणु का आकार क्या होता है, उनके परमाणु का आकार सबसे ज्यादा होता है। जितना बाएं रहेगा तत्व उतना ही उसका परमाणु का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर देखेंगे आप लोग तो क्षारीय धातुएं क्या है, क्षारीय धातुएं हमारा सबसे बाएं है, यानी कि इनके परमाणु का आकार क्या होगा, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होगा। परमाणु का आकार ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु का आकार जितना ज्यादा, परमाणु का आकार ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक से उतना ही दूर। ठीक, नाभिक से उतना ही दूर, परमाणु का आकार ज्यादा। अरे भैया एक छोटा सा परमाणु ये है, एक हमने थोड़ा सा बड़ा परमाणु ले लिया, बड़ा परमाणु ले लिए, इलेक्ट्रॉन यहां, नाभिक यहां, दूरी ज्यादा। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इसके द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी कि क्षारीय धातुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। जब क्षारीय धातुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है तो भाई आसानी से वो काम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल करके उनके ऊपर क्या जाता है, धन आवेश आ जाता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही या इसके गुणधर्म को ही हम लोग विद्युत धनात्मकता कहते हैं, और यही विद्युत धनात्मकता धात्विक गुण को भी दिखाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? यानी कि जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो उतनी ही अच्छी धातु माना जाएगा, और यही धात्विक गुणधर्म होता है, और इसी को विद्युत धनात्मकता भी कहते हैं। परमाणु का आकार जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना दूर, उसको आप बाहर निकालना उतना आसान, और जितना आसान हो जाएगा विद्युत धनात्मकता उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस गुणधर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युत धनात्मकता। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो एक बात बताइए, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? जब इस समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमने पिछले वीडियोस में बताया है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो जब परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता बढ़ती जाएगी तो यानी कि विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की क्षमता या इसके गुणधर्म को विद्युत धनात्मकता कहते हैं, तो विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती जाएगी। और इसका मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी होती है, तो हम लोग नो डाउट क्या बोल देंगे? सीजियम। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। इतना पढ़ने के बावजूद, इतना तेजी से बोलने के बावजूद हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है क्या, कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किस तत्व की होगी? हमारा यहाँ पर सीजियम की होगी। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे, इस चीज को याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी होती है? सीजियम की होती है, क्योंकि भैया इसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, इसे इलेक्ट्रॉन को निकाल। हाँ, अब कहोगे सर जी फ्रेंसियम कहाँ छोड़ दें? तो अरे भाई अब 10 मिनट पहले बताया ना कि फ्रेंसियम क्या है। फ्रेंसियम का जो गुणधर्म है वो रासायनिक गुणधर्म हम लोग उसका नहीं देखते हैं, उसके अंदर नाभिकीय गुणधर्म हम लोग देखा जाता है। नाभिक बहुत ही अस्थायी होता है, टूट जाता है, अल्फा बीटा गामा मामा सब इसमें। ठीक है, विद्युत धनात्मकता भाई एक गुणधर्म हुआ है, एक गुणधर्म। ठीक है, हाँ भूकंप है? क्या हुआ? भूकंप है क्या? बाहर निकले हैं लोग? बंद करिएगा जरा, बंद, पॉज कर दीजिए। चलिए, नहीं आया था भूकंप, ठीक है, बस ऐसा हल्का सा महसूस हुआ कि नहीं आ, फिर दुकानें बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं दुकानें। कोई बात नहीं। देखिए ये 2025 में बताया भी जा रहा है, बड़ा डेंजर साल है ये, बहुत खतरनाक साल है। तो हम लोगों को करना क्या है कि भैया भूकंप ये सब जो है सुनामी उसामी आने से पहले सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ताकि भूकंप आए, सुनामी उनामी आए, तो अगर कुछ दैवीय आपदा आए तो दैवीय आपदा से बचने के लिए हमारे पास बैकअप और व्यवस्था रहे। तो इस भूकंप सुनामी उनामी से पहले ही सिलेक्शन क्या करना है? ले लेना है 2025 में। 2025 खत्म होते होते पता नहीं दुनिया खत्म होगी कि बचेगी, दुनिया खत्म होने से पहले सिलेक्शन ले करके बैठे रहो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धनात्मकता। तो क्या है विद्युत धनात्मकता देखा जाए? विद्युत धनात्मकता तो हो गया, अभी दिमाग में भूकंप चल रहा है मेरे। विद्युत धनात्मकता के बाद जो अगला गुणधर्म है वो परमाणु का आकार। हाँ, इसी में पढ़ लेते हैं, परमाणु का आकार देख लेते हैं। जो एटॉमिक साइज है, परमाणु का आकार है, वो हमारी आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं का सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये जो क्षारीय धातुएं हैं फर्स्ट ग्रुप के एस ब्लॉक का जो ये है हमारा पहला, इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इनका परमाणु का आकार होता है, सबसे ज्यादा। क्यों सबसे ज्यादा होता है? अरे भैया जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो जो नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिसके कारण के परमाणु का आकार क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है,
तो परमाणु का आकार क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे उन गुणधर्मों को देखा जाए। कहे नहीं आया भाई, कभी कभी ये भी अपनी मनमानी करता है। भाई अरे भाई आ जाओ, कहे बदमाशी कर रहा। चलो दूसरा खोल लेते हैं। कहे बदमाशी कर रहा भाई, क्लीन कर दिए। चलो आगे। नेक्स्ट गुणधर्म जो अभी हमने देखा, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, क्षारीय धातुओं का सबसे ज्यादा होता है। पांचवा जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इसका मतलब ये ऑक्सीकृत होते हैं कि अपचयित होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज होते हैं कि रिड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आप बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कोई इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो क्षारीय धातुओं का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, और जिन चीजों का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है वो एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ये एक बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। ये एक बहुत अच्छे क्या होंगे, अपचायक होते हैं। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका गुणधर्म है उसके गुणधर्म में एक चीज और आप बढ़ा करके लिख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन, क्षारीय धातुएं। बाकी जो आप पढ़े कि ठोस होते हैं, धातुएं होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होती है, बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। ठीक है, जनरली धातुएं क्या होती हैं, जनरली धातुएं बहुत ही हार्ड होती हैं। सॉलिड है तो जनरली क्या होंगी, हार्ड होंगी। जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुएं भी जो है थोड़ा बहुत हार्डनेस इनके अंदर होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। इसके पीछे का कारण भी बताया जाएगा, मतलब बाकी सारी धातुओं की तुलना में इनके अंदर हार्डनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। इनके अंदर हार्डनेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है, इसका भी कारण आपको बताया जा रहा है। ठीक है, कि इनके अंदर हार्डनेस कम क्यों होती है। क्षारीय धातुएं ये क्या होते हैं, जनरली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। देखिए, सॉफ्टनेस हार्डनेस डिपेंड करता है परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध पर। कोई परमाणु है, परमाणुओं के बीच अगर बंध बहुत स्ट्रांग है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं, वीक है, तो सॉफ्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इस बॉन्ड को हम लोग हाइपोथेटिकली एक नाम दे दिया जाता है। हाइपोथेटिकली का मतलब ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है किस चीज पर निर्भर होता है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस चीज पर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। कंसेप्ट ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा, डी ब्लॉक में भी यही चीज काम आती है यार। ठीक है, तो कंसेप्टों पर ध्यान देना, क्वेश्चन लगने जो है शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन बाद हम खाली क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे एक एक करके जो है। अरे समझ लो कि 10,000 क्वेश्चन तो कम से कम लगा ही लिया जाएगा आप लोग के एग्जाम के पहले। ठीक, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हार्डनेस ज्यादा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कम,
मेटेलिक बॉन्ड वीक, सॉफ्टनेस ज्यादा, हार्डनेस कम हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यही चीज होता है। तो सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि कहा जाता है कि ना कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो पोटेशियम को तो नहीं, पर आप लोग ने लैब में सोडियम को अपने जो है जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जो भी सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसमें सोडियम को काट करके आपने डाला ही होगा। 11th-12th के बच्चे भी जो है ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी ये एक्सपेरिमेंट सोडियम से रिलेटेड किए होंगे। ठीक है, तो उनको चाकू से काट करके या तो लैब असिस्टेंट ने दिया होगा या आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक के अंदर क्षारीय धातुओं के बारे में। एस ब्लॉक के अंदर क्या हो गया? क्षारीय धातुओं के बारे में कुछ बातें हो गई, कुछ गुणधर्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में। एस ब्लॉक के ऊपर ही एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर एस ब्लॉक से संबंधित जितने भी प्रश्न आए होंगे, ध्यान से सुनना, अगले वीडियो में, अगले वीडियो में जितने भी प्रश्न आए होंगे एस ब्लॉक से पिछले 10 से 11 पेपरों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर जाएंगे। याद रखिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं रिपीट, तो डोंट बी